मेरी देवरानी को शादी के 3 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ। जब डॉक्टर को दिखाया तो मेरी देवरानी बांझ निकली। मेरी सास ने मेरी देवरानी को हमारे गांव के एक तालाब में 3 बार डुबकी लगाने को कहा। इस तालाब में जो भी औरत 3 बार डुबकी लगाती वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। जब मेरी देवरानी ने डुबकी लगाई तो वो भी प्रेग्नेंट हो गई। सच का पता लगाने के लिए मैं रात के अंधेरे में उस तालाब पर गई। जब मुझे इस तालाब की सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तालाब तो मेरी देवरानी मानसी बहुत ही अच्छी थी। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी मेरी सास उससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। वजह ये थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। मेरी सास जब देखो तब मेरी देवरानी को बस ताने ही देती रहती थी, पर मानसी सब कुछ हंसकर सह लेती थी। कभी भी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया था माँ जी को। मानसी पढ़ी लिखी और बहुत ही होशियार थी, पर उसकी किस्मत खराब थी कि उसकी शादी एक गांव में हो गई थी। मानसी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव की थी। वो सबकी बातें सुन लेती थी और कभी उफ तक नहीं करती थी। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो माँ नहीं बन पा रही थी, और मेरी सास की इच्छा थी कि उसे जल्दी से जल्दी एक पोता हो जाए। इसीलिए मेरी सास मानसी को उस तालाब के पास लेकर गई। ये तालाब कोई ऐसा वैसा तालाब नहीं था। हमारे गांव में बहुत ही फेमस था, क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे कि अगर कोई बांझ औरत इस तालाब में 3 बार डुबकी लगा लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बहुत ही चमत्कारी तालाब है। हमारे गांव की कई औरतें इस तालाब की वजह से माँ बन पाई थी। इसीलिए मेरी सास ये सोचकर मानसी को वहां लेकर गई कि वो भी माँ बन सके। लेकिन वहां जाते ही मानसी ने कहा कि नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, और वैसे भी बस एक तालाब ही तो है, इसमें डुबकी लगाने से क्या ही होगा। अगर भगवान को किसी को औलाद देनी होगी तो ऐसे ही दे देगा, और अगर नहीं देनी होगी तो कितने भी जतन कर लो कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी गोद जरूर भरेगा। मानसी ने तो साफ साफ मना कर दिया था। उसके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब सुनकर तो मेरी सास की भौं तन गई, और गुस्से में उन्होंने मानसी को सुनाना शुरू कर दिया। मेरी सास बोली कि क्या हो जाएगा अगर तुम तालाब में डुबकी लगा लोगी तो? डूब थोड़े जाओगी, सब औरतें जाती हैं, कोई डूबी आज तक? या फिर तुम ही कोई अनोखी हो? मेरी सहेली रमा की बहू देखो कितनी अच्छी है, उसको इतने सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे। इस तालाब में डुबकी लगाई उसने, और अब देखो जुड़वा बच्चे हो गए उसे। इस तालाब पर भगवान का आशीर्वाद है। और सिर्फ रमा की बहू क्या, मेरी कितनी जानने वाली औरतों ने यहाँ आकर अपनी कोख भरी है, और तुम हो कि न जाने कौन सा घमंड है। यही होता है जब शहर की लड़की से शादी करो तो। गांव वालों को तो वो कुछ समझती ही नहीं। तुम्हें तो हमारी बातें समझ ही नहीं आती होंगी। लेकिन मानसी ने अभी भी नहीं में सिर हिला दिया। वे कहने लगी कि नहीं मम्मी, इसमें कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उन औरतों की किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा। मानसी की बात सुनकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। सास बोली, तो भगवान की ही तो कृपा है, तभी तो ये तालाब चमत्कारी बना है, अपने आप थोड़ी ना बन गया। घर बैठे ना सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। अगर बच्चा चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी सास अगर मुझसे ऐसा कहती तो मैं बिना उनसे जवान लड़ाए तुरंत तालाब में डुबकी लगा लेती। पर तुम हो कि पता नहीं कितना घमंड है। और घमंड भी किस बात का है? एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती और खुद को औरत कहती हो। मेरी सास गुस्से में पता नहीं क्या क्या मानसी को बोले जा रही थी। मानसी को पानी से बहुत डर लगता था, उसने पहले भी मुझे बताया था। इसीलिए मैं उसकी ना का कारण समझ रही थी। वैसे मुझे भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था कि एक तालाब भी भला औरतें प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है, वो भी ऐसी औरतें जो बांझ हैं। मैंने भी अपनी कई रिश्तेदारों के मुंह से सुना था इस चमत्कारी तालाब के बारे में, पर कितना सच था और कितना झूठ ये तो मैं भी नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि मेरी सास के अगर मन की ना हो तो वो जीना दुश्वार कर देती है, पर मैं उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से रोक नहीं सकती थी। पता चलता कि वो मुझ पे ही अपना निशाना लगाने लगे। इसीलिए मैंने बीच में पढ़ना सही नहीं समझा। मेरी शादी के 3 साल में ही 2 बच्चे हो गए थे। इसीलिए मैं सासू माँ के इस कहर से बच गई थी। मेरी सासू माँ मानसी के साथ घर आ गई थी, पर उनके गुस्से का ज्वालामुखी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। घर आते ही एक बार फिर से उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं शहर की लड़की को अपनी बहू बनाऊं। मैं तो गांव की अपनी जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर क्या करूं, जब मेरी किस्मत ही खराब है तो। मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति के सामने हाथ जोड़ दिए, तो हमें मजबूरी में उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करनी ही पड़ी। मगर अब मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है।
लेकिन तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। मेरे पति के दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। अगर तुम मुझे अभी भी पोता नहीं दे पाई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे बेटे की रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इतना बोलकर सास अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मानसी की तो आंखें भर आई थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। बेचारी बहुत सुंदर, सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, मगर मेरी सास सुबह शाम उसे बस ताने ही देती थी और कोसती रहती थी, जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी और हम गांव के रहने वाले थे। शाम को जब देवर जी स्कूल से पढ़ाकर वापस आए तो सासू माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों के पास बस 4 महीने का समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी दे दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। सासू माँ की बात सुनकर देवर जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहने लगे कि माँ कैसी बातें कर रही हो। मेरी पत्नी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी समझदार है। उसने हमारे पूरे घर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है, और अब आप हो कि फालतू की बातें करने में लगी हो। सासू माँ कहने लगी कि समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा इस घर का, इस संपत्ति का? कौन चलाएगा हमारा खानदान? किसके लिए है सारी जायदाद? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस हर हाल में पोता चाहिए। फिर अचानक से सासू माँ ने देवर जी का हाथ उठाकर अपने सर पे रख दिया और कहने लगी कि तुझे मेरी कसम है, अगर मुझे 4 महीने के अंदर अंदर पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। सासू माँ की आवाज सुनकर तेवर जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी ना दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी करवा देना। देवर जी और सासू माँ की बातें मानसी अपने कमरे में खड़ी हुई सुन रही थी। जब देवर जी ने सासू माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने मानसी को तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र ना करो। देवर जी ने तो सिर्फ सासू माँ का दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह दिया होगा। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन मानसी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे कहने लगी कि कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे ही मजाक में नहीं करता। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और उसके बाद मानसी खामोश होकर बैठ गई। वो रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मैं एक थाली में उसके लिए खाना लेकर कमरे में गई, लेकिन उसने फिर भी खाना नहीं खाया। सुबह भी वो कमरे से नहीं निकली। देवर जी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों की रात में कमरे में इस बात को लेकर बहस हुई होगी। इसीलिए देवर जी खाना खाए बगैर ही स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल गए। ये बात सासू माँ को बहुत बुरी लगी, लेकिन जैसे ही देवर जी घर से निकले वो आंगन में आकर बैठ गई और अपना मुंह मानसी के कमरे की तरफ करके ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगी कि कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता। जब लड़की की तरफ से इशारा मिलता है तभी उसकी आगे पीछे घूमने लगता है। दरअसल बात ये थी कि मानसी के कॉलेज में एक लड़का था जो 1 नंबर का आवारा लड़का था। जब देखो तब लड़कियों के साथ बदतमीजी करता रहता था। जब उसने मानसी को देखा तो उससे कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। पर मानसी बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसने साफ साफ उस लड़के से मना कर दिया, पर वो तो सुनने को राजी ही नहीं था। जब मानसी ने ये बात घर वालों को बताई तो उन्होंने मानसी की शादी अपने दोस्त के लड़के के साथ तय कर दी, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मानसी के माँ पापा को ये डर था कि अगर शहर में मानसी की शादी करेंगे तो कहीं वो लड़का कुछ तमाशा ना करे, और फिर अगर लोगों को ये बात पता चलती तो वो बस उस लड़की पर उंगली उठाते। ऐसा नहीं था कि उन्हें मानसी पर भरोसा नहीं था, बस वो लोग सीधे और इज्जतदार थे और अपनी लड़की का भविष्य खराब नहीं होने देना चाहते थे। और ये बात इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त के घर वालों को बता दी थी, क्योंकि वो कोई भी रिश्ता धोखे के साथ शुरू नहीं करना चाहते थे। मेरे ससुर भी एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और मेरे देवर जी को भी इस बात पर कोई परेशानी नहीं थी। पर मेरी सास मानसी को इस बात पर जब मौका मिलता था 2-3 बातें सुना देती थी। जब से ससुर जी का देहांत हुआ था तब से तो मेरी सासू माँ को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। अब तो वो अपने मन की पूरी भड़ास निकाल लेती थी उस बेचारी से। मेरी सास बोले जा रही थी, मैंने तो अपने पति से कहा था कि अपने दोस्त की बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वो कहने लगे कि मेरा दोस्त मेरे पैर पर गिर गया है, हाथ जोड़ने लगा है और कहने लगा कि मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसकी शादी अपने बेटे से करा दो।
अगर ये लड़की शरीफ होती तो क्या उसका पति आज भूखा घर से बाहर काम पर चला जाता? मेरा बेटा 32 साल का हो गया है, आज तक बगैर नाश्ते के मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया। मगर जब से ये शहरी औरतें हमारे घर आई हैं, तब से यही सब कुछ हो रहा है। मेरे मासूम बच्चे की इससे शादी करके जिंदगी खराब हो गई है। सासू माँ मानसी को बहुत ही कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी, ससुर जी तो नहीं रहे, फिर भी सासू माँ उनके दोस्त की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। इतना व्यवहार तो कोई गैर के साथ भी नहीं करता। वही मानसी है जिसमें मैंने आज तक कोई भी बुराई नहीं देखी थी। कभी भी मैंने उसे देवर जी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा था, और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी उसने आज तक। यहाँ तक कि उसने सासू माँ को भी कभी भी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूरे घर का काम करती थी, मगर फिर भी सासू माँ उससे नाराज ही रहती थी। सासू माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियां अच्छी नहीं होती। जब सासू माँ शांत नहीं हुई तो मानसी थोड़ी देर में खुद ही कमरे से बाहर आ गई और घर के काम में लग गई, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जब वो किचन में काम कर रही थी तो मैं उसके पास चली गई। मुझे देखते ही वो मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ जी क्या बोल रही हैं, वे अपने लिए दूसरी बहू लेकर आना चाहती हैं। जब आपकी दूसरी देवरानी इस घर में आ जाएगी तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने देवरानी जी को तसल्ली दी और उससे बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान न हो। देवरानी मेरी बात पर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जब आपके देवर जी ने दूसरी शादी के लिए हामी भर दी है तो फिर भला उसे कौन रोक सकेगा। मगर आपसे एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। मैं किसी भी हाल में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने मानसी से कहा कि इतना परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो कि शाम को जब देवा जी घर आए तो उनसे कहना कि वो तुम्हें शहर लेकर जाएं और वहां किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। भगवान की कृपा से तुम्हारी संतान जरूर होगी। मेरी बात सुनकर मानसी खुश हो गई थी। उसे मेरी राय पसंद आई। शाम को जब मेरे देवर जी घर आए तो मानसी ने उनसे बात की और अगले दिन ही दोनों शहर के लिए निकल गए। मेरी सासू माँ तो बोल रही थी कि क्या जरूरत है जाने की शहर में, समय और पैसे दोनों फालतू में खर्च होंगे, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला। एक बार तालाब में जाकर डुबकी लगा, सब सही हो जाएगा। मगर दोनों फिर भी शहर चले गए। 5 दिन में वो लोग वापस आ गए। जब मानसी आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार मानसी कभी भी मां नहीं बन सकती थी, वो बांझ थी। मैं जब मानसी के पास गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी कि वह बांझ है। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि वह कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकेगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने मानसी से कहा कि अब क्या होगा, सासू माँ तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। इस पर मानसी बोली कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे घर में बच्चे खेलेंगे, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियों की आवाज गूंजेगी। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं बोली कि देवर जी का क्या कहना है इस बारे में, क्या वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। मानसी ने कहा कि ये तो वो बोल रहे हैं कि मेरा पूरा पूरा साथ देंगे। मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती हूँ, तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी हर चीज का ख्याल रखेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। पर आप तो जानती हो ना कि उन्होंने अपनी माँ के सर की कसम खाई है। मुझे तो यही लगता है कि अब माँ जी उनकी दूसरी शादी कराकर ही रहेगी। फिर उसने उदासी से कहा कि अब मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ हालातों पर छोड़ दिया है। मेरे हालात ही तय करेंगे कि मेरी मंजिल क्या होगी। मैंने मानसी को सुझाव दिया कि तुम एक काम करो ना, एक बार माँ जी की बात मान लो और उनकी खुशी के लिए उस तालाब में डुबकी लगा लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पानी से बहुत डर लगता है, मगर फिलहाल तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। अगर ऐसा करोगी तो माँ जी कम से कम 4 महीने तक इंतजार कर लेंगी और उसके बाद माँ जी देवर जी को शादी का कहेंगी तो तुम एक बार फिर से तालाब में उतर जाना। इस तरह से दोबारा 4 महीने मिल जाएंगे और फिर इसी तरह तुम देवर जी की दूसरी शादी की बात को आगे बढ़ाती रहना। और फिर आखिर में वो दिन भी आ जाएगा जब देवर जी में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वो खुद माँ जी से कह देंगी कि उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी। मानसी कुछ सोचकर बोली कि आप ठीक कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं बोली, देवरानी जी अपने डर को छोड़ दो, अपने पति को खोने से तो बेहतर है कि एक बार पानी में ही उतर जाओ। मेरी बात सुनकर मानसी मान गई और अगले ही दिन उसने माँ जी से कह दिया कि वो तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। मानसी की बात सुनकर तो माँ जी बहुत खुश हो गई थी और वह जल्दी से उठकर आई और उसका माथा चूमते हुए बोली कि अगर तू मेरी बात पहले ही मान लेती तो मैं तुझ पर इतना गुस्सा नहीं करती।
चलो जल्दी से, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। मानसी ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गई तैयार होने के लिए। मानसी जब कमरे से बाहर आई तो मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा करे। मैंने भी उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद सासू माँ और मेरी देवरानी दोनों उस तालाब पर जाने के लिए निकल गए। लगभग 2 घंटे बाद वो लोग वापस आ गए। मैंने मानसी से पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो उदासी से बोली कि ठीक ही था। अभी मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे पता नहीं कितने एक्सपीरियंस करने होंगे, धीरे धीरे मुझे भी इन सब की आदत हो जाएगी। मुझे मानसी पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन अचानक मानसी काम करते करते चक्कर खाकर गिर गई। ये छुट्टी वाला दिन था, इसीलिए देवर जी भी घर पर ही थे। उन्होंने मानसी को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मैंने उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे डाले जिससे वो होश में आ गई। मेरी सासू माँ तो खुशी से चिल्लाने लगी और मेरी देवर जी से कहने लगी कि बेटा जल्दी जाओ, दाई को बुला लाओ, खुशखबरी है। इस पर मानसी कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी जल्दी उम्मीद मत लगाओ, वरना जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं हुआ तो आपको दुख पहुंचेगा। पहले चेकअप हो जाने दो। मुझे लगता है कि चक्कर इसलिए आए होंगे क्योंकि आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मगर सासू माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, इतने सालों का तजुर्बा है मुझे, मैं देख कर बता सकती हूँ कि खुशखबरी है या नहीं। अब बेटा देर मत कर, जल्दी से दाई को बुला ला। जब दाई ने आकर मानसी का चेकअप किया तो वो कहने लगी कि मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो मैं, मानसी और देवर जी तीनों ही दंग रह गए थे, जबकि सासू माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 500 रुपए निकालकर देवर जी के हाथ में रखे और कहने लगी कि जाओ, इन पैसों से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगी। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है। लेकिन देवर जी ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगे कि मुझे आजकल की इन दाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसीलिए आप इतनी खुशी मत मनाओ। पर मेरी सासू माँ कहाँ सुनने वाली थी। वो कहने लगी कि अरे कैसे बोल सकते हो ऐसा, जब उस दाई ने कहा है तो फिर ऐसा ही होगा। आजकल के बच्चे भी ना इतना भी नहीं पता कि पहले तो दाई ही होती थी, तब कौन से डॉक्टर्स बैठे थे, तब भी तो दाई ही सारा काम करती थी, वही देखकर बताती थी कि जब कोई और प्रेग्नेंट होती थी तो अब क्यों नहीं बता सकती। तो देवर जी कहने लगे कि नहीं, पहले हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएंगे, उसके बाद ही खुशी मनाना आप, वरना अगर आप पूरे गांव में मिठाई बांट दोगी और ऐसी कोई बात नहीं निकली तो पूरे गांव में हमारा मजाक बन जाएगा। फिर मेरे देवर जी मानसी को लेकर शहर चले गए और वहां जाकर सारे टेस्ट कराए। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र थी। मुझे बस यही लग रहा था कि जब वो लोग वापस आएंगे तो उनका चेहरा उतरा हुआ होगा। मगर यहाँ तो चमत्कार ही हो गया था। जब वो लोग वापस आए तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं बोली कि क्या हुआ, तो मानसी मेरे गले लग गई और कहने लगी कि चमत्कार हो गया है। मैं ही बेवकूफ थी जो भगवान की इच्छा पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन सासू माँ ठीक कहती थी कि उस तालाब में जरूर कोई खास आशीर्वाद है। देखो, मैं अब माँ बनने वाली हूँ। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से हमने अपना चेकअप कराया था, आज भी उसी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। तो डॉक्टर भी हैरान रह गई और कहने लगी कि ये तो नामुमकिन था, ये कैसे हो गया। मुझे तो किसी भी हाल में नहीं लगता था कि तुम माँ बन पाओगी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मानसी की बात सुनकर मैं तो खुशी से पूरे घर में नाचने लगी थी। सासू माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन था। जब शहर के डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरी देवरानी बांझ है, तो फिर वो माँ कैसे बन सकती थी। मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब मेरी भी जिंदगी में वो मौका आ गया था कि मैं उस रात से पर्दा उठाऊं। ये मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगा था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इस रात तक जरूर पहुंचूंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक सहेली नेहा से मदद लेने की कोशिश की। हम दोनों रात के अंधेरे में इस तालाब पर गए। वहां जाकर हमने देखा कि तालाब बहुत छोटा सा था। भले ही वो तालाब था, पर उसके अंदर जाने का रास्ता एक ही था, क्योंकि बाकी चारों तरफ से वो बहुत बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था और अंदर जाने वाला रास्ते पर एक आदमी बैठा हुआ था। जब हम दोनों तालाब के अंदर जाने लगे तो वो वहां बैठा आदमी कहने लगा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और तुम दोनों को क्या परेशानी है। मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली, सिर्फ मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए, ये मेरी ननद है, मेरे साथ ऐसे ही आई है। तो वो आदमी कहने लगा कि लोग मुझे बाबा जी कहते हैं और मैं इस तालाब की रखवाली पर बैठा रहता हूँ, तो मुझे 500 रुपए दे दो और फिर इसमें 3 डुबकी लगा लो और फिर तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। 500 रुपए के बारे में सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी।
मैं तो पैसे लाई ही नहीं थी, मगर मेरी दोस्त नेहा ने अपने पास से 500 रुपए निकाल कर उस आदमी को दे दिए और फिर उस आदमी ने मुझे उस तालाब में जाने की इजाजत दे दी। जब मैं तालाब से बाहर आई तो उस बाबा जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया और कहने लगा कि यह दवाई तुम्हें पूरे 7 दिन तक सुबह खाली पेट दूध के साथ लेना है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। नेहा ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं भी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि इतने सारे पैसे भी खर्च हो गए और हमारे हाथ कोई राज भी नहीं लगा। इसीलिए मैंने उस बाबा से कहा कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल में मैं शहर से आई हूँ। मुझे पता चला है कि ये तालाब बहुत मशहूर है। आप मुझे इस तालाब की असलियत बता दो, वरना मैं आपको पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है और पुलिस आपको पकड़ कर ले जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर बाबा जी घबरा गए और कहने लगे कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो हमेशा लोगों की उनकी परेशानी से मुक्ति दिलाने में मदद की है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो मैंने कहा कि अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ये वादा है मेरा। इस पर वो बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। फिर उस आदमी ने जो कुछ भी हमें बताया वो बहुत ही दुख की बात थी। इस आदमी ने बताया कि वो किसी दूसरे गांव का रहने वाला है और उसके माँ बाप किसी बीमारी की वजह से मर गए थे और उसकी जमीन जायदाद उसके चाचा और बड़े पापा ने हड़प लिए थे। उस लड़के के पास रहने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही अकेला पड़ गया था और जगह जगह मारा मारा फिर रहा था। ऐसे ही भटकते भटकते वो हमारे गांव में आ गया। यहाँ भी लोगों से उसे कोई काम नहीं मिला। उसके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही सर छुपाने की जगह। उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना था। वो एक हकीम खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके बाप दादा बहुत ही बड़े और मशहूर हकीम थे। बचपन से उसने अपने पापा और दादा से बहुत कुछ सीखा था। उसने लोगों को पहले अपनी दवाई देकर कमाना चाहा, पर लोगों को आजकल महंगे महंगे डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा है। उन्हें हकीम पर भरोसा कहाँ होता है। इसीलिए तब उसने सोचा क्यों ना वह इस गांव के तालाब के बारे में ये बात उड़ा दे कि जो भी बांझ औरत इस तालाब में 3 बार डुबकी लगाएगी वो माँ बन जाएगी। और फिर उसने ऐसा ही किया। जब लोगों को ये बात पता चली तो हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई और ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई कि इस तालाब पर भगवान का आशीर्वाद है और जो भी बांझ औरत इस तालाब में डुबकी लगाएगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब कोई औरत इस तालाब में डुबकी लगाने आती तो वह उसे अपने हाथ की बनी हुई दवाई खाने के लिए देता और उससे 500 रुपए ले लेता। उस दवा में जड़ी बूटी थी जिससे औरत के अंदर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती थी और उसका शरीर दोबारा से माँ बनने के लिए सक्षम हो जाता था। बाबा जी के हाथ में भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया था। उस दिन के बाद से लोग यही समझते रहे कि इस तालाब में कोई खास करिश्मा है। अब वो लोग भी बाबा जी के पास आने लगे थे जो हकीम का नाम सुनकर कभी नहीं जाते थे। इस तरह मेहनत से कमाकर बाबा जी अपना गुजारा कर रहे थे। उन्होंने बहुत सी औरतों की मदद की थी। मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी तो उनसे बोली, बाबा जी फिक्र ना करें, हम आपका राज राज ही रखेंगे। आपका यह राज कभी कोई नहीं जान सकेगा। उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों सहेली वहां से वापस घर आ गए थे। इस आदमी की वजह से मेरी देवरानी तलाक से बच गई थी। फिर 9 महीने बाद मेरी देवरानी ने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब मेरी सासू माँ मानसी से बहुत प्यार करती है और उनका उसको बातें सुनाना ताने मारना सब बंद हो गया है। उन बाबा जी ने मेरी देवरानी की और ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी सुधारी थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप लोग भी हकीम से ज्यादा डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।